Hello everyone, welcome to the online platform of Vikramshila coaching classes. I hope you are all good, safe and healthy. So you are done with your class 10, now you have entered in class 11th. So according to our chemistry syllabus, the first chapter which you need to study is the some basic concepts of chemistry. ठीक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना होता है, बहुत कुछ पढ़नी है. जैसे हम पहला टॉपिक जो आज पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो आपने अभी तक क्लास 10 तक क्या देखा कि एटम्स जो है, जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, सब के सब एटम से बना होता है, ये आपको पता है ऑब्वियसली. फिर लेकिन कितने रेशियो में बना होता है ये हमें नहीं पता होता. जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, किसी एक रिएक्टेंट्स का जो एटम है दूसरे रिएक्टेंट के एटम से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट फॉर्म करता है, लेकिन उसका कंपोजिशन कितना था. अगर वो मास से उसका मतलब सपोज कोई रिएक्शन है और एक रिएक्टेंट का, उस रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्टेंट का जो मास है दूसरे रिएक्टेंट के मास से रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो आपको मास नहीं पता कि एक रिएक्टेंट का मास दूसरे रिएक्टेंट के मास से कितने मास से कंबाइन किया, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो कितने मास का होगा, तो ये नहीं पता होता है. दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास का कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं. उसी तरह लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जहां आपको पता चलता है कि जो एलिमेंट है जो रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, वो उसका जो रेशियो है, एलिमेंट का जो रेशियो है वो फिक्स है या नहीं है, तो ये पता चलता है हमें. फिर से अगर कोई गैसियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम किस रेशियो में है, आइदर किस रेशियो में है, ये हम पता करते हैं. फिर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको मास को बाय परसेंटेज भी गिवन होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा परसेंटेज बाय मास, ठीक है ना. तो यहाँ पे परसेंटेज के रेशियो में हमें पता करना होता है कि कितना परसेंटेज एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के परसेंटेज से कंबाइन किया है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए. तो ये सब चीजें जानेंगे. तो पहला लॉस क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसमें क्या होता है, अच्छा पहली चीज आप क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है कि नहीं. तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं. डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली कोई भी रिएक्शन ले लें आप, केमिकल रिएक्शन ले लें, फिजिकल रिएक्शन ले लें, उसमें क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट्स का जो मास है, टोटल रिएक्टेंट ऑफ मास शुड बी इक्वल टू टोटल रिएक्टेंट ऑफ टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कि मास का रिएक्टेंट का जितना मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए. हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, वो और भी क्लियर हो जाएगा. सो तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्हाट वेट ऑफ BaCl2 react with 24.4 gram of Na2SO4 means sodium sulfate to form 46.6 gram of barium sulfate and 23.4 gram of sodium chloride. तो BaCl2 कितना रिएक्ट किया है सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट फॉर्म और NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म होने के लिए. तो ये हमें BaCl पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग X एज्यूम कर लेंगे. और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या पता है हमें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो क्या होगा, X प्लस 24.4 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 46.6 प्लस 23.4 ग्राम. अब क्या करना है, X निकालना है. इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो 46.6 प्लस 23.4 ये हो जाएगा 70.0 माइनस 24.4 कितना आ जाएगा, 45.6 ग्राम. तो क्या मिला हमें कि 45.6 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के 24.4 ग्राम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया है, BaSO4 जिसका वजन कितना है 46.6 ग्राम और NaCl जिसका वेट है 23.4 ग्राम. तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किसी भी एक रिएक्टेंट्स का मास बताओ कि कितना वो रिएक्ट किया है दूसरे रिएक्टेंट के साथ, जैसे कि हमने पहले आपको बताया भी था. चलिए ठीक है, अब दूसरा लॉ देखते हैं. So we have studied the first law of conservation of mass. Now we are going to study the law of constant proportion, which is the second law, which is given by Joseph Prost.
किसने दिया था इसे? जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट विच हैव सेम प्रोपोर्शन। कहने का मतलब एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होता है उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज सेम रहता है। हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहाँ पे देखो आप H2O वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है? रिवर वाटर भी होता है इसमें, सी वाटर, टैप वाटर, ये 3 वाटर आप ले लो। नदी में से पानी निकाल लाओ, समुद्र में से ले आओ और कुएं में से ले आओ, तो क्या होगा? यहाँ पे सब में H2O है और H2O का जो यहाँ पे प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है एलिमेंट का, क्या है वो? जो रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स होगा। किसी भी एलिमेंट का रेशियो क्या होगा? ऑलवेज फिक्स होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसका जो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो हाइड्रोजन को आप इसको ब्रेक करोगे तो कितना आएगा? 2:16 का मास का रेशियो है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 क्या हो जाएगा? 8। तो जितना भी वाटर होगा, कहीं से भी आप वाटर ले आओ, आइदर रिवर से होगा या फिर टैप वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो या फिर सी वाटर ले लो, सब में हमारा जो रेशियो होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का, वाटर के एलिमेंट्स का, वो ऑलवेज फिक्स होगा। क्या होगा? ऑलवेज फिक्स होगा, 1:8 के रेशियो में ही होगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, CO2 बहुत सारे प्रोसेस से मिलता है हमें, तो हमने 3-4 प्रोसेस डिस्कस किया है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो आपको CO2 मिलेगा। कोल के बर्निंग के साथ भी CO2 मिलता है। और जो ग्लूकोज हम खाते हैं, जो प्रोडक्ट हम खाते हैं, वो क्या करता है? उसमें ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज क्या होता है? O2 के साथ मिक्स करके क्या फॉर्म करता है? CO2 फॉर्म करता है। तो ये 3 प्रोसेस से CO2 फॉर्म होता है। इसमें आप चेक कर लो तो क्या होगा? इस तीनों फॉर्म में कार्बन का जो मास है यहाँ वो 12 भी रहेगा और ऑक्सीजन का जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ क्या होगा? CO2 जब भी फॉर्म होगा ना, आइदर किसी भी मेथड से फॉर्म हो, सब में उस सारे प्रोसेस में कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, 12:32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 3:8 होगा। ओके, इससे क्या पता चला कि CO2 और H2O सबका रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा। H2O का 1:8 होगा और CO2 का 3:8 होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, क्वेश्चन से और ब्रीफली क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटलिक कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70 ग्राम। मतलब क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो मिल रहा है बाय ट्रीटिंग, अगर कॉपर को आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, लेकिन पहले क्या फॉर्म होगा? पहले होगा CuNO3। क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3। उसको फिर अगर आप लोग वापस हीट कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ CuO फॉर्म हो रहा है, CuO फॉर्म हो रहा है। और CuO का यहाँ पे आपको वेट कितना दिया है? 2.70 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 2.70 ग्राम। और कॉपर का वेट कितना दे रखा है आपको? 2.16 ग्राम दे रखा है। तो ये हमारा एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, केस 1, या फिर एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं इसे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या दे रखा है वो भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन yielded 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करना है, शो करना है। तो दूसरे सेक्शन में क्या है कि कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन करा रहे हैं विथ H2। तो क्या फॉर्म हो रहा है? Cu फॉर्म हो रहा है प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना था? 1.15 ग्राम और कॉपर का कितना है? 0.92 ग्राम। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में चेक कर लो आप, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में चेक करेंगे, या पैरेलली कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या है एलिमेंट? कॉपर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर है एंड ऑक्सीजन है। तो कॉपर का पहले केस में कॉपर का कितना है? 2.16 ग्राम
वेट है 2.16 ग्राम। लेकिन ऑक्सीजन का कितना है तो आप माइनस कर लो, CuO में से कॉपर, मतलब कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का माइनस कर लो तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 0.54 ग्राम। ठीक है, 0.54 ग्राम। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, हम क्या कर रहे हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर रहे हैं किसके बीच, कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच। तो दोनों का मास कितना, वेट कितना है, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉपर का 0.92 ग्राम है और रेशियो में ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 1.15 में से 0.92 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 0.2323 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस कम है, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या करो, आप इसमें से स्मॉलर कौन है, कॉपर एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का लेसर है, तो आप क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए 0.54 डिवाइडेड बाय 0.54 एंड 2.16 डिवाइडेड बाय 0.54। जो स्मॉलर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास स्मॉलर है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा रेशियो, रेशियो क्या आएगा 4:1। क्या आया 4:1 आया पहले केस में। दूसरे केस में चेक करो आप 0.92, यहाँ पे ऑक्सीजन का अगेन लेसर है तो 0.23 को 0.23 से ही डिवाइड कर दे, जिसका लेसर होगा उसी से दोनों का डिवाइड करेंगे और 0.23। तो अगेन आप यहाँ चेक करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो क्या मिला हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 में दोनों से ये रिजल्ट मिला, हमें फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि दोनों में आइदर किसी भी मेथड से हमें ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ हो, लेकिन कॉपर एंड ऑक्साइड का जो रेशियो है, जो मास का रेशियो है, वो जो एलिमेंट है कॉपर एंड ऑक्सीजन, उसका जो रेशियो है वो ऑलवेज फिक्स होगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमने अभी तक 2 लॉ को देखा है, तीसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट्स को आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। कंपाउंड क्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट का मास जो होगा वो फिक्स होगा। जो 2 एलिमेंट्स को रिएक्शन कराया गया है, कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो उसमें एक एलिमेंट का फिक्स हुआ। जैसे कि हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ और कार्बन ऑक्सीजन को फिर से रिएक्शन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, 2 फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का मास फिक्स होगा, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरे का क्या होगा, वो एक होल नंबर रेशियो बियर कर रहा होगा, करने का मतलब मल्टीपल्स में होगा। दूसरे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का मल्टीपल्स होगा। चेक करते हैं ऐसा है क्या। यहाँ देखो कार्बन का मास 12, फिर ऑक्सीजन का मास 60, फिर यहाँ कार्बन का मास देखो आप 12 है और यहाँ पे 32। तो कार्बन का, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा 3:4 एंड 3:8। देखो कार्बन का मास यहाँ फिक्स है, जो रेड कलर के सर्कल में मार्क किया हुआ है ये क्या है, फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है, 4:8। अब ये देखो एक मल्टीपल्स है, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, मतलब किसका होल नंबर रेशियो ये कर रहा है, बियर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। किसका रेशियो नंबर रेशियो होल्ड कर रहा है, 1:2 का। किसका, 1:2 का। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन। और यहाँ पे देखो ये 4 जो है, 8 जो है ये 4 का मल्टीपल है, 8 जो है वो 4 का मल्टीपल्स है। उसी तरीके से हमने आपके लिए दूसरा एग्जांपल लिया है, इसमें चेक करते हैं क्या है। तो देखो SO2 का सल्फर में मतलब सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो क्या फॉर्म हुआ है, SO2 फॉर्म हुआ है और SO3 भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फर का मास कितना है 32, यहाँ पे भी 32 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, O2 2 एटम है, 32 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है, दैट्स व्हाई कितना 48 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आप सल्फर का मास फिक्स है 32:32, लेकिन दूसरे केस में ऑक्सीजन का ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। देखो तो 32:48 मतलब ये 2:3 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में। लेकिन आप देखो क्यों 16:2 एंड 16:3,
तो 16 का मल्टीपल है 32 एंड 48 जो है वो 16 का मल्टीपल है। तो क्या हो गया, ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस पे क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाइड्रोजन peroxide and water contain 5.93% and 11.2% of hydrogen respectively, and so that data illustrate the law of multiple proportion। मतलब कि हाइड्रोजन peroxide में और वाटर में जो हाइड्रोजन का ये कंसेंट्रेशन है वो कितना है 5.93% एंड 11.2%। ये आपको बाय मास गिवन है, किस परसेंटेज में दिया मतलब बाय मास। तो इसको सॉल्व करते हैं। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है H2O2 और इसको ऊपर लिख लेते हैं। कंपाउंड H2NO2, हाइड्रोजन peroxide का फॉर्मूला क्या होता है H2O2। एंड कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड क्या है H2O। पहले से इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन फिक्स है, ऑक्सीजन जो है एक दूसरे का मल्टीपल है, पहले से आपको दिख रहा है। एनीवे हम चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, परसेंटेज कितना गिवन है 5.93 बाय मास, 5.93 बाय मास है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 5.93 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 94.07 हो जाएगा क्या 5.93 कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। कितना हो जाएगा 100 माइनस 5.93, 100 माइनस 5.93 ये हो जाएगा 94.07। दूसरे केस में क्या दे रखा है 11.2%, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 88.8 बाय मास। अब क्या कर दो, हमने क्या कहा था आपको, जिसका स्मॉलर है, जिसका स्मॉलर है मास उसे डिवाइड कर दो। तो 5.93 रेशियो 5.93। अगेन यहां भी 11 हाइड्रोजन का स्मॉलर है तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 94.07 को आप डिवाइड करोगे 5.93 से तो कितना आता है 15.86। कितना आएगा 15.86। और यहाँ पे भी सेम 11.2 को 11.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसको आप डिवाइड करोगे 88 पॉइंट डिवाइडेड बाय 11.2, ये आ जाएगा 7.92। तो अब आप देखो क्या हुआ है, हाइड्रोजन का जो मास है, जो रेशियो है वो फिक्स है 1:1। लेकिन ऑक्सीजन का क्या है मल्टीपल्स होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये मल्टीपल्स है, क्या मल्टीपल्स है। तो 15.86 एंड 7.92, तो क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। 7.92 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.92 क्रॉस 2, ये आ रहा है 15.84। 15 पॉइंट कितना आ रहा है 84। तो नियरली इसके मतलब 15.86 के इक्विवेलेंट ही आ रहा है, आसपास ही है, अप्रोक्स है। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल्स है। क्या है मल्टीपल्स है। तो क्या लिखेंगे आप इसे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। वो जो है ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल्स है। तो 15.86 इज टू, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इज टू 7.9। तो क्या हो जाएगा 2:1 का मल्टीपल्स है। 7.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 15.86। तो ये क्या हुआ एक दूसरे का मल्टीपल्स है। हो गया वेरीफाई। चलिए हम लोग अब फोर्थ लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जो किसके द्वारा दिया गया, ये ल्यूसेक्स द्वारा। तो हमारा चौथा लॉ क्या है, फोर्थ लॉ क्या है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसको दूसरे नाम से और क्या बुला सकते हैं आप, लॉ ऑफ गे ल्यूसेक्स, लॉ ऑफ
गेल-ल्यूशिक्स। क्यों? क्योंकि ये गेल-ल्यूशिक्स द्वारा दिया गया था। तो क्या है ये लॉ? व्हेन अ गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, when a gases combine and produce in a chemical reaction, they do a simple ratio. They do a simple ratio by volume provided all the gases at same temperature pressure. इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स में जो है, जो भी रिएक्टेंट्स है, जो उसका रेशियो होगा, जो भी रेशियो है रिएक्टेंट्स का जो है वो सिंपल एक वॉल्यूम में होगा। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम में होगा। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है गैस का वो भी एक सिंपल वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। वो क्यों? वो देखते हैं। क्या हुआ? अभी तक आप ये बस समझ लो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या होता है ये आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला? क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अभी इस डेफिनेशन, इस लॉ में क्या कहा गया? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो P एंड T कैंसिल आउट हो गया। R हमारा एक ऑलरेडी कांस्टेंट, इसे कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट। तो P R T कांस्टेंट हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? V इज इक्वल टू N। तो अब इस पहले प्रॉब्लम क्या था कि जो इक्वेशन गिवन है तो उसको मॉलिक्यूल के आधार पे क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम मॉलिक्यूल को काउंट नहीं कर सकते थे। क्या कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, उतना उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से क्योंकि ये रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूल्स है, जो मोल्स है, वो वॉल्यूम के बराबर है इस इक्वेशन से। दैट्स वाई उन्होंने मॉलिक्यूल्स के प्लेस पे वॉल्यूम को पुट किया। जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिया है H2Cl2 and 2HCl। तो यहाँ पे H2 का 1 मॉलिक्यूल है, Cl2 का 1 मॉलिक्यूल्स है या फिर 1 मोल्स है, और HCl फॉर्म हो रहा है तो कितना हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स, या फिर क्या बोलोगे आप? 2 मोल्स बोलोगे। तो उस टाइम तक मॉलिक्यूल्स को काउंट करने की सुविधा नहीं थी। दैट्स वाई उन्होंने वॉल्यूम को कंसिडर किया। तो ये क्या है? एक सिंपल रेशियो बियर्स करता है आइदर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो चेक करेंगे, देखिए H2 गैस कितना है? 1 वॉल्यूम है। Cl2 गैस, ये भी 1 वॉल्यूम है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस के फॉर्म में, यहाँ पे कितना होगा? 2 वॉल्यूम है। तो क्या कहे कि ये क्या है हमारा? व्हेन अ गैसेस कंबाइन और एंड प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू अ सिंपल रेशियो इन बाय वॉल्यूम आइदर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो गैसेस कंबाइन किया है तो रिएक्टेंट साइड भी देखो एक वॉल्यूम है और सिंपल रेशियो में है ना, 1:1 में कंबाइन किया है। हाइड्रोजन और क्लोराइड किसमें? हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है कैसे कंबाइन किया? 1:1 में। और फॉर्म किया है तो किसमें फॉर्म किया है? 2 वॉल्यूम। तो एक सिंपल रेशियो अब एक दूसरे के बीच होल्ड कर रहा है। 1:1 इसके बीच है, हाइड्रोजन और HCl के बीच कितना है? 1:2। क्लोरीन की और हाइड्रोजन HCl के बीच कितना है? 1:2। एक दूसरे के बीच एक सिंपल रेशियो है दोनों का बाय वॉल्यूम। इसी को और आप क्या कर सकते हो? सपोज H2 यहाँ पे कितना है? 100 मिलीलीटर है। हमने क्या लिया? 100 मिलीलीटर। तो Cl2 भी कितना कंबाइन किया है? 100 मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि इसका एक वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम फॉर्म कर रहा है। ये भी 100 होगा। तो उसी तरीके से HCl कितना फॉर्म हुआ होगा? 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसी में आपसे और क्या पूछेगा? दे देगा H2 का, सपोज दे देगा आपको H2 का दे देगा आपको 20 ml और सिर्फ आपको H2 का देगा। तो आपको कहना है कि HCl कितना फॉर्म हुआ। तो हम जानते हैं कि 1 ml ऑफ, सपोज 1 ml ऑफ Cl, 1 ml ऑफ H2 combined with 1 ml of Cl2 and form 2 ml of HCl। ठीक है ना? अगर 20 ml दिया है हाइड्रोजन का और कह रहा है कि HCl कितना फॉर्म हुआ है, तो आप क्या कहोगे? अगर यदि मान लो आपकी 1 ml हाइड्रोजन का 1 ml क्लोरीन से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है? 2 ml HCl। उस तरीके से 20 ml दिया है तो 20 ml ऑफ हाइड्रोजन कितने ml से क्लोरीन से कंबाइन करेगा? 20 ml से ही करेगा। और क्या फॉर्म करेगा? 40 ml फॉर्म करेगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट लॉ क्या है? एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रो लॉज क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। मतलब कि जितना नंबर गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल वो कंसिस्ट करेगा। जैसे कि पिछले वाले हमने लॉ में क्या देखा, ल्यूसिक्स लॉ में, कि उसने कहा उसको ये आइडिया नहीं था कि मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे, तो उसने वॉल्यूम के बेसिस पे बता दिया हमें कि वॉल्यूम के बेसिस पे आप देख लो कि
कितना मतलब वॉल्यूम के बेसिस पे उन्होंने रेशियो बता दिया हमें कि इतना इतना H2 का 1 है और Cl2 का 1 है, तो कितना फॉर्म होगा, 2 वॉल्यूम फॉर्म होगा HCl का। बट अब इसने क्या किया, एवोगाड्रोस ने बताया कि नहीं, जितना वॉल्यूम का गैस है उतना ही मॉलिक्यूल होगा। वहां ल्यूसेक्स ने नहीं बताया कि उतना मॉलिक्यूल, उसको आइडिया ही नहीं, लेकिन ये एवोगाड्रोस ने बताया। तो इसको हम लोग इक्वेशन समझते हैं कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे भी वही चीज है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, और दूसरा R जो है ऑलरेडी हमारा एक कांस्टेंट है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं PNT को, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू N आ जाएगा। इस रिलेशन से हमें पता चलेगा कि जितना वॉल्यूम है उतना ही मॉलिक्यूल होगा, वेयर N इज इक्वल टू क्या है, वेयर N इज इक्वल टू मोल, और यू कैन से मोल और मॉलिक्यूल, क्या कह सकते हो आप, मोल्स कह सकते हो या मॉलिक्यूल कह सकते हो। अच्छा, एक इसको एक इक्वेशन से समझते हैं, H2, ठीक है, H2 गैस, Cl2 गैस, और क्या फॉर्म करेगा, 2HCl गैस। तो देखिए ये कितना हुआ, सपोज ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, Cl2 भी हमारा 1 वॉल्यूम है, क्या फॉर्म हुआ, 2 वॉल्यूम फॉर्म हुआ। तो अगर वॉल्यूम 1 है तो मॉलिक्यूल भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इस रिलेशन से जितना वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल टू द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो कितना होगा ये, 1 मॉलिक्यूल, और यू कैन से 1 मोल, ये भी होगा 1 मॉलिक्यूल। जब कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो हमें क्या डिराइव रिजल्ट मिला, n मॉलिक्यूल व्हेन n वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंड विद n वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इट्स फॉर्म 2n वॉल्यूम ऑफ गैसेस। उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल के टर्म में पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, n मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कंबाइंड विद n मॉलिक्यूल ऑफ अनदर गैसेस विल फॉर्म 2n मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, ठीक है, 2n मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। तो ये वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल होगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा और जितना फिजिकल कंडीशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। इसी को और दूसरे टर्म में कैसे समझेंगे देखते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, 3 गैस लेते हैं, ठीक है, 3 गैस लेते हैं, अलग अलग गैसेस लेते हैं, और तीनों में वॉल्यूम जो है ये V1, ये V2 और ये V3, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, मतलब सभी के वॉल्यूम इक्वल है। क्या है, वॉल्यूम इक्वल है। तो सपोज ये V के बराबर है, D के बराबर है, तो इसके में ये सपोज ये NH3 गैस ले रहे हैं, इसमें यहाँ O2 गैस ले रहे हैं, या H2 गैस ले रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम है, तो इस तीनों में NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब NH3 का मॉलिक्यूल और O2 का मॉलिक्यूल और H2 का मॉलिक्यूल, अगर सपोज H2 का मॉलिक्यूल Y मॉलिक्यूल है, H2 वाले मतलब H2 वाले इस सिलेंडर में, V3 सिलेंडर में क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल है, और हमें यहाँ क्या दिया है कंडीशन कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, मतलब सभी का वॉल्यूम इक्वल है। तो H2 गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कितना है, Y मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं कि गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट में आप रखोगे वो ऐसा ही हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम में, इस वाले कंटेनर में इसका वॉल्यूम V3, तो इसमें कितना H2 का कितना मॉलिक्यूल है, Y मॉलिक्यूल है, और सारा वॉल्यूम इक्वल है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। इट मींस O2 का भी कितना मॉलिक्यूल होगा, Y मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि V2 V3 के इक्वल है। उसी तरीके से आपसे पूछे कि NH3 का कितना मॉलिक्यूल होगा, तो वो भी Y मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स इक्वल है। ठीक, क्या है, वॉल्यूम्स इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही हो गया प्रूफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे दोनों चीज कांस्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू।